हफ्ते के आखिरी दिन दुनिया भर के बाजारों से है फिर से कमजोरी के संकेत और कल की वीकली एक्सपायरी के बाद बाजार होते हुए तैयार नए एक्शन के लिए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन दबाव से खुलने के बाद रिकवरी आएगी या फिर आज रहेगा मामला सुस्ती और कमजोरी का, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड सेशन आ चुका है, वीकेंड में इंतजार है। फाइनल ट्रेड बोलने ही वाला था। हाँ ऑलरेडी हाँ, मतलब बोलने ही वाला था, मतलब एकदम फिर में नहीं। अभी तो शेयर बाजार लाइव बाकी है, फर्स्ट ट्रेड भी बाकी है। तो मतलब आज वीकेंड सेशन है और आज मतलब बहुत ज्यादा काम करने का मूड नहीं है ना। आई एग्री। मतलब आज लग रहा है कि जितनी जल्दी दिन हो जाए। और ये क्या है, सब मैं बोल दूं ताकि सबके लिए टोन सेट हो जाए। लेकिन अच्छा रहता है जब बॉस भी आपके साथ। लेकिन ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर, मार्केट की बात, मैं तो पूरा करूँ सिर्फ मार्केट की बात है। और आज मुंबई में मैच भी है आज। हाँ, अच्छा मैच होना चाहिए। और मेरा पूरा विचार है कि इस बार आईपीएल में मैं अभी तक एक भी मैच देखने नहीं गया। अच्छा। तो पूरा शाम तक अगर एनर्जी रही बरकरार तो फिर आज चलिए बढ़िया है, ये भी इरादा है। तो फिर हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। हाँ, बस यही है कि होना चाहिए। वैसे तो वानखेड़े में अच्छे मैच हो रहे हैं सारे। तो 200 तो नॉर्मल हो। हाँ, 200 नॉर्मल है। मैं चाहता हूँ 240 250 वाली स्कोरिंग का मैच हो अगर। और दोनों टीम भी ऐसी, जीटीए गुजरात टाइटंस है और मुंबई है, तो टॉप टीम्स हैं। वैसे कल आपकी होम टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल मैंने मिस कर दिया। कल 2 रिकॉर्ड टूटे हैं कल। अच्छा। युजवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए आईपीएल में। और जायसवाल ने फास्टेस्ट 50 आईपीएल हिस्ट्री की बनाई है। 13 बॉल में 50 रन बनाए। हाउ कुड आई मिस इट? जबरदस्त मैच था, लो स्कोरिंग था, सिर्फ 150 चेज करने थे इन्हें, बट जिस स्पीड से इन्होंने तेज किया है, रन रेट जबरदस्त, बहुत बढ़िया था। चलिए, तो आज ढेर सारा एक्शन है और एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और देख लेते हैं आज जिन ट्रिगर्स के दम पर हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमें करनी है शुरुआत। डाउ 220 अंक गिराए, लगातार चौथे दिन रही कमजोरी, लेकिन चांदी में 5% की कमजोरी आई और बेस मेटल्स भी तेजी से घटते और गिरते नजर आए। इन पर रहेगी नजर। आइशर मोटर समेत सीमेंट्स और बाकी कंपनी के जो नतीजे आए कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद, उनका होगा पूरा विश्लेषण। निफ्टी में आज 2 दिग्गज अपने नतीजे पेश करने की तैयारी में और वायदा कारोबार की लंबी लिस्ट है। 9 शेयर आज वायदा कारोबार के ऐसे जो नतीजों के दम पर ऊपर नीचे होते दिखेंगे। एमएससीआई इंडिया में बड़े बदलाव हो चुके हैं और आज उसका असर भी आपको डिलीवरी बेस्ड बाइंग और सेलिंग के तौर पर देखने को मिलेगा। और आज शाम हमारे इंपॉर्टेंट महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। अप्रैल महीने की रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे और आईआईपी के मार्च के आंकड़े भी आएंगे, जिसका हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महंगाई के आंकड़े हमारे लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सोमवार सुबह सुबह एक्शन दिखाने के लिहाज से। तो ये है आज का पूरा एक्शन और आप समझ ही सकते हैं 6 विंडो, इसीलिए आज देर सारा एक्शन। इसलिए मैंने बता दिया कि मूड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का है, न कि हमारा है। हमारा पूरा काम करने का मूड है। हमारा तो पूरा काम करने का मूड है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात करने के लिए आनंद जी आज ग्लोबल में भी 2-3 चीजें बात करने के लिए निकल कर आ रही है। एक बार जरा अमेरिका को टच कर लेते हैं, क्योंकि 4 दिन से डाउ फिसल रहा है और इससे पहले 3 दिन 50 अंक 30 अंक ऐसे गिर रहा था। कल थोड़ी ऐसे बड़ी गिरावट तो नहीं है, बट थोड़ी साइजेबल गिरावट आई, 225 अंक नीचे फिसला। याद है पिछला शुक्रवार सेम यही सिचुएशन, 4 दिन लगातार डाउ गिरा, 5 दिन 550 पॉइंट बढ़ा था और सोमवार को हमारे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट थी। यस, याद है, पूरा याद। फिंगर्स क्रॉस ऐसा ही हो कुछ करते हैं है ना। सो लेकिन हाँ, 2 हफ्ते लगातार 4 दिन नीचे बंद होना संकेत अच्छा तो नहीं है। अमेरिकी बाजार वो रिकवरी के संकेत और मजबूती के संकेत दे नहीं रहे जो उन्हें महंगाई के आंकड़ों के बाद देना चाहिए। उसके कुछ अपने कारण हो सकते हैं। एक तो जो अमेरिका में कर्ज की सीमा जो 1 जून से अगर नहीं बढ़ाई गई तो मुश्किल हो जाएगा मामला। हालांकि अभी भी है 20 दिन 18 दिन है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक्चुअली सवाल दिन का नहीं है दीप, सवाल है ना जो बोल के ना जो मूड खराब कर देते हैं ना, वो मतलब वो दिक्कत है। कल 2 बड़े बयान आए हैं। एक अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन का, जो लगातार कह रही कि अमेरिका में संकट हो सकता है, संकट हो सकता है, संकट हो। मैं पहला वित्त मंत्री ऐसा देखा जो खुद बोल रहा है हमारी सरकार पे संकट हो सकता है या हमारी इकोनॉमी। अरे भाई, आप वित्त मंत्री अपोजिशन लीडर थोड़ी है, आप तो अच्छा बोलो, लेकिन दबाव की राजनीति, जितना खराब वो बोलेंगे उतना विपक्षी दलों पर वहां पर जो है दबाव पड़ेगा कि चलो हम कर्ज की सीमा बढ़ाने के लिए अनुमति देते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हाँ, नहीं तो कोई भी देश का कितना भी राजनेता हो, जब तक उसके फायदे की बात ना हो तब तक कभी अपने बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में खराब बोलेगा ही नहीं बोलेगा। फायदा हो रहा हो तो ही बोलेगा। तो उनको ये फायदा है कि ताकि वो लिमिट बढ़ जाए। अभी भी 20 दिन है यार। हमने तो एक जमाना ओबामा साहब के समय में ऐसा भी देखा था, कितने महीनों तक नहीं हुआ।
3 महीने 6 महीने भगवान जाने, मुझे याद नहीं आंकड़े, तो बग्गा साहब को काफी टाइम तक चला था। लंबा चला था, लंबा चला था। उसके बावजूद देश चला ना, चला आई थिंक ये बोल के ना मूड खराब कर रहे हैं। तो एक तो ये तो हमेशा से ही कर रही है, पिछले 3-4 बार से तो ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुकी हैं। लेकिन दूसरा जो है ना, वो जेपी मॉर्गन के सीईओ है, उन्होंने भी कल चिंता बताई। बिल्कुल सर। तो वो उनका भी ये कहना था कि उनके 2-3 स्टेटमेंट बड़े इंटरेस्टिंग थे, एक भी चीज वो अच्छी नहीं बोले। हाँ बिल्कुल। तो उनका ये कहना था, एक तो ये कि कर्ज की सीमा समय से नहीं बढ़ी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अच्छा, हमारे दर्शक सोच रहे हैं ऐसी क्या कर्ज की सीमा, ऐसी क्या दिक्कत है? भाई देखो क्या है, अमेरिका की सरकार के पास कितना पैसा खर्च करना है, इसकी एक अथॉरिटी होती है। और हमेशा हर सरकार है ना, खर्चा तो ज़्यादा करती है, घाटे वाला बजट ही बनता है, आपको तो पता ही है, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं। तो क्या वो जब लिमिट पहुंच जाती है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए आपको थोड़ा और अनुमति चाहिए। अब ये अनुमति लेनी पड़ती है वहाँ की संसद से। राइट। अब वो अनुमति देने में क्या है प्रॉब्लम, कि अमेरिका में संसद ऐसी बनी हुई कि विपक्षी दल की अनुमति के बगैर आप इसे बढ़ा नहीं सकते। और जब बढ़ाने की बात आती है तो विपक्षी दल थोड़े टेढ़े होते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर 2-3 चीजें मनवाने की कोशिश करेंगे, आप ये करो, आप वो करो, तो हम हाँ करेंगे। करते दोनों ही हैं, क्योंकि पता है कि अगर ये अनुमति नहीं देंगे तो सरकारी खर्चे रुक जाएंगे। सरकार की तरफ से जिनको पैसा जाना है, सैलरी जानी है, हेल्थ केयर पे, बाकी चीज़ों पे, एजुकेशन पे, सब पे खर्चे बंद हो जाएंगे। वो तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो पब्लिक मारेगी। राइट। तो इसलिए करना तो है, लेकिन थोड़ी खींचतान के बाद। तो ये कर्ज की सीमा का मतलब ये है ऐसा कि अमेरिकी सरकार का जब पूरा पैसा खर्च होने आता है, वो कर्ज की सीमा बढ़ाते हैं, और उसको लेकर हर साल की ये नाटक है। हर साल होता है, हर साल का नाटक है। हाँ, नाटक से याद है, कर्नाटक के भी रिजल्ट आने वाले हैं। हाँ, कल, और बड़े नाटकीय होंगे। हंग असेंबली की बात हो रही है। हाँ, देखो क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे रिजल्ट, कल कर्नाटक के रिजल्ट भी होंगे। सो ओवरऑल अमेरिका का मामला ये, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं का मामला है, उन्हीं की इकोनॉमी है, उन्हीं को पास करना है, उन्हीं को खर्चा करना है, उन्हीं को अप्रूव करना है। तो उनका करते कराते रहे। हमारी प्रॉब्लम खाली इतनी है कि भाई देखो, ये जो कुछ भी मामला है आपके लिए बार बार नेगेटिव सेंटिमेंट वाला, वो ज़्यादा ना बढ़े। तो एक तो चीज़ होगी। दूसरा, जेपी मॉर्गन के सीईओ साहब ने एक तो ये कह दिया कि भाई चलो ठीक है, कर्ज की सीमा वाला वो सबको पता हो जाएगा। दूसरे 1-2 बातें जो उन्होंने कही थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की। एक तो उन्होंने कहा कि भाई बैंकों की सिचुएशन अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक उन्हें दिखती नहीं दिख रही है। और सिचुएशन ठीक नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जो खराब बात है वो ये है कि उनको ठीक करने के लिए अमेरिका की सरकार या अमेरिका की फेड ऐसे टाइटनिंग करेगी ना तो बैंड बच जाएगी। अच्छा। हाँ, और ज्यादा खराब। हाँ, तो बोले कि वो है ना, उनको ठीक करने के लिए उनको वो ना डूबे, है ना, पर उसके लिए वो कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिससे बैंकिंग सिस्टम में समस्या आ सकती है। ये डर उन्होंने जताया। ये नया डर है, ये नई चीज है। हाँ। ये नई चीज है कि भाई प्रॉब्लम है, ये तो पता है, सारे बैंकिंग सिस्टम को पता है, अमेरिका के फेड को पता है, ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए जो कुछ भी उपाय लिए जाएंगे, उन उपायों का असर बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा खराब हो सकता है। इस डर के चलते कल वो 20-22% एक वो फिर से वो वो फिर वो पैसिफिक वाला वो स्टॉक फिर गिर गया। 9-10% डिपॉजिट में कमी आई थी बैंक के। तो मतलब अब बात रही है, डिपॉजिट निकाल भी रहे हैं किसी बैंक से, तो कहीं तो जा रहा है ना, कोई घर में तो नहीं रख रहा। बट यही है कि थोड़ा मूड माहौल उस वजह से खराब हुआ। तो मेरे लिए इतना ही है दीप कि लगातार 4 दिनों तक अगर अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे हफ्ते ऐसा दिखाते हैं ट्रेंड, तो थोड़ी चिंता की बात। मजा नहीं आ रहा। थोड़ा चिंता की बात है। मैं घबरा नहीं रहा, डर नहीं रहा, लेकिन हल्की सी चिंता इस बात को लेके है। बस वही है कि पिछले फ्राइडे का रिपीट टेलीकास्ट हो जाए अमेरिका में। 4 दिन घटने के बाद एक दिन पूरा 1000 पॉइंट 4 दिन घटा था और 550 पूरा बढ़ गया। इस बार 4 दिन 1000 तो नहीं घटा, कम घटा है, 450 घटा, 400-500। तो आज 200-250 बढ़ जाओ, बस उतना ही काफी। ठीक है। अच्छा, वैसे तो अमेरिका की गिरावट देखकर उतना अच्छा नहीं लगता, बट एक जगह गिरावट देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। वो अमेरिका वालों को भी, अमेरिका वालों को भी, वैसे सभी को, स्पेशली जो इन्फ्लेशन ट्रैक कर रहे हैं। आज हमारा इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा। कमोडिटीज में अनिल जी कल बड़ी गिरावट आई है। कच्चा तेल तो खैर फिसला है, मेटल्स में इतनी बड़ी गिरावट कल है। ये एक्चुअली है ना, आप एक चीज समझिए दीप जी, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें सिग्नल आ रहे हैं। अमेरिका में मंदी आ सकती है, रिसेशन हो सकता है, मांग में धीमापन आ सकता है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कमोडिटीज को। मतलब वही है ना कि एक चीज, एक गलती के लिए बार बार कितनी बार पीटोगे,
है ना। Yes. भाई आज बच्चा एक बार नंबर कम लेके आया या एक बार फेल हो गया तो एक दो बार नंबर कम लेके आया, एक बार डांट लगा दी, एक बार पिटेगा, फेल हो गया एक या दो बार, 3 बार कर दी और पूरे साल भर बोलते रहो उसको, तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, तो फिर वो, है ना। वैसे ही हाल कमोडिटीज का है, बार बार रिसेशन मंदी करते तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कल फर्क जो पड़ा ना वो चाइना से पड़ा है। चाइना से पड़ा है। तो चाइना के जो ट्रेड डेटा है चीन के, वो ट्रेड डेटा ढीले थे और वो साफ तौर पे मांग में कमी आने के संकेत दे रहे हैं। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है दीप, कि चाइना के डेटा के दम पर कमोडिटी मार्केट सेंसिटिव बहुत है। यस सर, एब्सोल्युटली। वो है ना, रिएक्शन दे देता है। अमेरिका पे देना दे, चाइना पे जरूर देता है। तो कल जो चीन के आंकड़े थे बड़े कमजोर थे और उन कमजोर आंकड़ों के दम पर कल कमोडिटीज में गिरावट है। इनफैक्ट कल चांदी की गिरावट भी सरप्राइजिंग थी, जबकि 5% चांदी घटी है। और शायद रीजन ये है कि गोल्ड तो पूरी तरह से ज्यादातर आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन चांदी को फिर भी आप एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर भी देखते हैं कि भाई इसका तो यूज है। सो आई थिंक कल सारे जो बड़े कमजोरी के साथ है। अब इसमें सिल्वर लाइनिंग और अच्छी बात तो ये कि इस वक्त लगभग हर देश चाहता है जिस वजह से इन्फ्लेशन नीचे आ पाए वो वेलकम है, उसका स्वागत है। सो इन्फ्लेशन नीचे आने के लिए ये नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन देखो हर चीज के साथ वही है ना कि आप एलोपैथिक दवा खाएंगे तो ठीक तो होंगे, साथ में साइड इफेक्ट्स तो देगी वो। सो ये साइड इफेक्ट्स हैं कि भाई आपके एक तरफ डेटा कमजोर हैं तो आपके लिए फायदे की बात ये कि नंबर्स कम आ सकते हैं। तो आई थिंक कल कमोडिटीज में जो थोड़ा कोहराम मचा है वो इस वजह से हुआ। तो आई थिंक आज फिर से मेटल स्टॉक्स वगैरह कल की कमजोरी के बाद, कल वैसे हम कमजोर तो हो गए थे हिंडाल्को वगैरह पे, और आज भी थोड़ा ढीला रह सकता है मामला। लेकिन एक चीज है इंटरेस्टिंग दीप कि अगर चांदी 5% घटती है, थोड़ी और घटती है, ये एंट्री पॉइंट दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग गोल्ड और सिल्वर पर बुलिश हैं और उसमें एक अच्छा करेक्शन आता तो मुझे लगता है कि सिल्वर ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है खरीदारी करने के लिहाज से, अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देखते हैं। तो ये दूसरा वाला जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरा एक और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए, जिसका असर हम सोमवार को देखेंगे, वो है महंगाई के आंकड़े। अप्रैल महीने के महंगाई के आंकड़े 5% के नीचे 4.8% के आसपास, 4.8%। हम महंगाई के आंकड़ों के मामले में अमेरिका से आगे चलना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका की 4.9% आए, हम उससे 10 बेसिस पॉइंट कम का अंदाजा लेकर चल रहे हैं। अगर ये नंबर थोड़े ठीक आ जाए तो ये राहत वाली बात होगी। तो थोड़े इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, हमारे यहाँ भी नंबर तो सोमवार को मूड सुधारने के लिए, अच्छा रखने के लिए काम में जरूर आएंगे। आईआईपी के नंबर्स इग्नोर कोई आजकल रिएक्शन ही नहीं आता। आईआईपी के नंबर के फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है भी, वो भी फर्क नहीं पड़ता मार्केट पे, सेंटीमेंट पे पड़ता है। इसलिए महंगाई के आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर महंगाई के आंकड़े घटकर आ जाए तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? सोचो। कौन? गवर्नर साहब, शक्तिकांता दास, जो उन्होंने ऑलरेडी तो उन्होंने रेट पोज किया ये सोच के, तो वो बोले अरे वाह मैंने सही काम किया है। तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होगी कि हमारा डिसीजन एकदम प्रोएक्टिव और समय से पहले और सही डायरेक्शन में था। तो आज देखते हैं कैसे आते हैं। हमारे भी अगर 4.8 आता है, 5 के नीचे भी आता है, तो 1.5 साल में पहली बार होगा। दिसंबर 2021 में आखिरी बार 5% के नीचे थे हमारे, तो अच्छा रिलीफ होगा अगर आते हैं आंकड़े। ठीक है सर, तो चलिए कमोडिटी प्राइस गिरे हैं, वो वैसे तो अच्छे इन्फ्लेशन रिलीफ के लिए। हमारा इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा। हमारे बाजार पर भी एक बार राय लूंगा सर। निफ्टी 2 दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 18,300 के आसपास, बट बैंक्स की जबरदस्त मूव बरकरार है। कल भी अच्छी लीडरशिप थी, हालांकि फाइनल क्लोजिंग फिगर थोड़ा 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, बट थ्रू द डे अच्छा एक्शन दिखाया था। दीप कल सुबह लग ही रहा था कि बैंक निफ्टी वहां पर लीडरशिप ले लेगा, और उसकी वजह क्लियर है कि परसों जिस तरह से आप है ना 42,800 के आसपास लो बनाकर घूमे और स्क्रीन पर आ गया। सी करेक्शन आपका स्क्रीन पर हो जा रहा है, स्क्रीन पर पूरा होकर मजबूती दिखा दो तो वो काम दिख जाता है। राइट। और जो कल बढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परसों जो दिन में बढ़ा था वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब क्या होता है कि क्रेडिट कल के दिन को दे रहे हैं हम, ओहो हो, लेकिन ये क्रेडिट के पीछे जो परसों काम हुआ है उससे कल बढ़ा है, वो बेटर। सो आई थिंक वो ठीक है। लेकिन वापस से आप थोड़ा ऊपर कंजेशन जोन के आसपास है, ये वही 43,500 से 43,700 की रेंज, थोड़ी हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है ये। नीचे 43,000 के आसपास जैसे आएंगे आपको खरीदारी दिखेगी। सो बैंक ठीक है, कोई खास समस्या नहीं। और बैंक निफ्टी में जो लोगों को डर था, ECL इतना गाना गाया लोगों ने, पूछो मत। 2 दिन तक लोगों को परेशान कर दिया, दुखी कर दिया कि ECL आ रहा है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब ECL का आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है, तो कि बैंकों को ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, NPA ना हो, बेड डेट्स ना हो, उससे पहले आपको अंदाज लगाना पड़ता है कौन डूबने वाला है। अरे ये काम के लिए बैंक बैठे हैं कि कौन डूबने वाला पहले से अंदाज लगा लो और उसकी प्रोविजनिंग भी चालू कर दो।
बैलेंस शीट उससे ख़राब होगी, कैपिटल बढ़ेगा, मतलब आलतू फालतू की चीज़ों में लोगों को डरा डरा के कब होगा, कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, कितनी प्रोविजनिंग करनी है, इस पर किसी को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन डर सबको है। उस चक्कर में 2 दिन बैंक निफ्टी गिरा। हमने परसों स्टोरी की थी क्लोजिंग शो में कि वित्त मंत्रालय के सूत्र में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ अनलाइकली होने वाला नहीं है, होगा तो जल्दी नहीं होगा, होगा तो तरीके से किया जाएगा, सबको समय दिया जाएगा, बैंकों की रिक्वायरमेंट, कैपिटल की जो उनके पास अवेलेबल है, उन सब चीज़ को देख समझ कर करेंगे, लागू करेंगे, ऐसा अंधाधुंध नहीं कर देंगे। वहाँ से बैंक निफ्टी आपका रिकवर होकर आ गया। सो क्लियर है। सो आई थिंक अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाजार हमारे। हाँ, अब ये ज़रूर है दीप की जो बढ़ने की रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी पड़ रही है। अब एक ही बदलाव आया है बाजार में कि हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। और वो अच्छा भी है। दिन के दौरान कोई एक आध झटका लगता है। अब आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो आज और पिछले 4 दिन की स्ट्रेटजी में कोई खास बदलाव नहीं है। फ़र्क इतना ही है आज और 4 दिन की स्ट्रेटजी में। 4 दिन तक लगातार हमारी एक ही स्ट्रेटजी, पहले सपोर्ट लेवल पे ले लीजिए, बराबर है। पहला सपोर्ट लेवल जैसे आता है, फॉर एग्जांपल आप 18,300 पे बंद हुए, पहला सपोर्ट लेवल आपका आता है 18,265 या 18,250। आज एक ही बदलाव करना है, पहले सपोर्ट लेवल पे नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है। राइट। तो पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में फ़र्क होता है। पहला सपोर्ट लेवल छोटा वाला होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो मजबूत आपके लिए, वहाँ पर एंट्री मारनी है, और वो होता है 18,210-215 के आसपास। तो आज एंट्री मारने का पहला लेवल जो है ना, वो 18,210-215 के आसपास का है, या 18,225 तक गिन लीजिए, 200-225 ब्रॉडली। सो वहाँ पर पहले वह उतना ही। और वो भी क्यों? इसलिए नहीं कि अमेरिका 4 दिन से घटा ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि आप वीकेंड सेशन पर हैं, और मंडे के लिए आप फिर, हमारा भी इन्फ्लेशन आने वाला है, अमेरिका में भी देखते हैं 4 दिन घटा, 5 दिन लगातार घटता तो ठीक नहीं है। सो हम इतनी फालतू की रिस्क क्यों लेके जाएं? करेक्ट। ये इंडेक्स की बात कर, सही बात है। बाकी स्टॉक में तो कोई समस्या है ही नहीं। आपकी जो भी तेजी की पोजीशन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप बरकरार रखिए, तो बाजार का कोई टेक्सचर नहीं बदल रहा। लेकिन आज के सेशन में हम खरीदने के लिए थोड़ी सावधानी रखेंगे, एकदम कूद के नहीं। ये अगर कल का दिन है 75 नीचे है, जहाँ खुले वहीं ले लो। हाँ, आज वैसा, आज हम हमारे लेवल से लेंगे, थोड़ा हाथ थाम लेंगे, लेवल से लेंगे, बस उतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, जो ब्रॉडर टेक्सचर है बाजार का वो बिल्कुल मेंटेन है। ठीक है, आइए फिर आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत हैं पॉजिटिव। अच्छा, आज 75 नीचे होने का एक रीजन और भी है जी। कल तक आपको वीकली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग का सहारा था। आज तो खाली फ्रेश बाइंग चाहिए, है ना। तो अच्छा, बाय द वे, एक कल जो मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और रखने वाला हूँ, तो इससे पहले कि लोग पूछना शुरू करें, मैं ही बता दूं, थोड़ा और काम चल रहा है, कुछ और खुदाई चालू है, डिगिंग, माइनिंग। हाँ, तो मतलब वो नंबर रखने के पहले एकदम श्योर हम होना चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उस पर काम चालू है। कुणाल जी की शब्दों में खोज जारी है। और मुंबई में जो ट्रैवल करते हैं, हर जगह रोड पे जो बोर्ड लगे हुए, जहाँ जहाँ भी खुदाई होती है, काम चालू है। वो तो नेवर एंडिंग वाला काम है। सो ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल, वायदा कारोबार भी न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 2 न्यूट्रल 1 नेगेटिव। ये आज के लिए सपोर्ट जोन 18,200-225 पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। गए तो 18,100-150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी करनी है और खरीदारी भी। ऊपर की तरफ 18,300-350 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके निकले तो 18,375 से 18,450 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी करिए। शॉर्ट करना चाहे तो आप वहाँ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेवल्स बहुत आराम से क्रिस्टल क्लियर फर्स्ट क्लास आपके लिए आते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी 43,075, 43,200, ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। और इस रेंज में देखिए बाजार रुकने की कोशिश करता है या नहीं, और करना चाहिए। अगर गलती से इसके नीचे जाए तो 42,825 से 43,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर है, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दोनों आती हुई आपको दिख सकती है। ऊपर में 43,575, 43,675 ये ऊपर की रेंज है, और 43,725 से लेकर 43,850 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने की संभावना है। इन लेवल्स पर रखिए नज़र। वैसे इस रनअप का कल हाईएस्ट पॉइंट हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखा है दीप, और निफ्टी पर 18,389 था, जो स्क्रीन पर नहीं दिखा। स्क्रीन पर मुझे नहीं लगता कि हमने 18,360-65 के ऊपर का कोई ढंग का लेवल देखा है, राइट। और बैंक निफ्टी में भी
43,774 का लेवल था, लेकिन 43,700 का भी लेवल दिखा नहीं बैंक निफ्टी में इसके ऊपर का। सो इफेक्टिवली 43,675 और इधर 18,350 60 के आसपास यहाँ पर रुकावट का लेवल है आपके लिए, ये ध्यान में रखिए। ओके, डेटा सर थोड़ी पुट कॉल रेशियो, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% घटी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 47% पुट कॉल रेशियो भी ठीक है, कोई ऐसे बहुत हल्के बढ़कर आए, लेकिन ऐसे कोई खास अलार्मिंग नहीं है। विक्स 1% बढ़ा, ठीक है। स्टॉप लॉसेस आज थोड़े टाइट स्टॉप लॉस रखे हैं दीप मैंने, 18,200 का ही रखा है निफ्टी पर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। क्लोजिंग तो 18,200 ही रखना है, इंट्राडे में अगर किसी को थोड़ा डीप लगाना हो तो आप अपना देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 3 दिनों से न 18,200 के नीचे हम बंद हुए, न 18,300 के इंट्राडे में या न बंद हुए, तो फिर 18,200 का स्टॉप लॉस ठीक है। मतलब एक्चुअली प्रिंसिपली तो यही मेंटेन करना चाहिए। तो ये 18,200 आपका स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी का तो स्टॉप लॉस सिंपल 43,000 का है, वही रहेगा। ठीक है। शॉर्ट साइड पर कल के हाइस के ऊपर 18,400 स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और जो आपका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर है तो याद ही हो गए होंगे आपको स्टॉप लॉस। ये तो खाली बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 50 पॉइंट इसलिए बढ़ा है 43,800, वो भी क्योंकि कल का 43,774 का फ्रीक इंट्राडे हाई था। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर का कर रहा हूँ 43,800, बाकी लगभग सब यार लेवल्स। तो आप मतलब आंख बंद करके भी अगर मुझे किसी दिन कमेंट्री कराओगे तो मैं आपको 80-90% लेवल तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 90% तो बता ही दूँ। एक आध हो सकता है कोई इधर उधर, कभी कभी क्या होता है जैसे है ना 18,365 आया तो उसको मैं दिया 362 आया लेवल, और वो 362 को 375 करूँ या 350 करूँ, वो मन में चल रहा, तो इसलिए एक को ही लेता तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज तो आंख बंद करके भी सारे बोल सकता हूँ। ठीक है, नए लेवल सर 18,150, 18,225 इस रेंज में आज निफ्टी आए तो आप स्वागत करिए, खरीदारी करने का मौका देखिए, 2-3 टुकड़ों में लीजिएगा, धीरे धीरे आराम से लीजिए। ठीक है, 18,100 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 18,265, 300 दो छोटे टारगेट, 325, 350 दो मीडियम टारगेट, और 400 तक के फाइनल टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। अब दिक्कत है कि 70 पॉइंट नीचे है, लेकिन इंतजार करें, अगर गलती से रिकवरी आए 350-400 की रेंज में निफ्टी मिले तो वहाँ पर बेचिए, या फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स 400 का स्टॉप लॉस से भी बेच सकते हैं। लेकिन फायदा क्या, अगर 70-80 पॉइंट नीचे ही खुला तब तो आप बेच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक रिकवरी मिले दिन के दौरान 18,350, 18,400 की रेंज मिले तो वहाँ पर बेचना भी चाहिए, और 18,450 के आसपास का स्टॉप लॉस ये होना भी चाहिए। नीचे की तरफ के जो टारगेट है 18,300 और 18,275 दो छोटे टारगेट हैं, 18,250, 225 और 18,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए। सो कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बाइंग सेलिंग दोनों स्ट्रेटेजी देते हैं, तो दोनों तरफ का ट्रेड है, दोनों तरफ की मिलेगी। और जिस तरह के आप ट्रेडर हैं, अगर आपको एक ही तरफ का ट्रेड करना है कि भाई मैं तो शॉर्ट ही करना चाहता हूँ खाली, तो आपके लिए शॉर्ट वाला भी है। जिसको लगता है मुझे खाली लॉन्ग ही करना है तो लॉन्ग वाला भी है। जो दोनों तरफ कर सकते हैं दोनों का इस्तेमाल करें। ठीक है, ऐसा है। तो और कई बार ये कि जो पहले आ जाए उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करें। अगर समझे 70 पॉइंट खुलकर पहले आपकी बाइंग रेंज में आ जाए तो पहले वो कर लेना, ना खुले पहले ऊपर आ गया, चलो आज तो पता है कि चलो 70 नीचे, नहीं तो कई बार होता है निफ्टी 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो पहले जिस तरफ आ जाए आपको उस रेंज में ट्रेड लेना। सो एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास तैयारी रहनी चाहिए, फिर आने दो मार्केट जिधर ले जाए। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, और खरीदने की कोशिश करिए 43,125 से लेकर 43,275 की रेंज में। आज बड़ी इंटरेस्टिंग रेंज में आपके लेकर आया हूँ, तो इस रेंज में आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस 43,000 43,000 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप आपके लिए 43,350, 43,350, 475, ये दो छोटे टारगेट हैं। 525, 575 दो मीडियम टारगेट, 675, 750 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। ठीक है सर, क्लियर। बेचना है बिल्कुल 43,575, 43,750 ये रेंज है। 43,575 के आसपास मूड बनाइए, देखिए माहौल कैसा है। 43,675 तो बहुत बढ़िया जगह जहाँ आपको एक लोट तो बेच ही देना है। 750 के आसपास थोड़ा और देख सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, 43,800 बस एकदम। सो बेसिकली रेंज जो बन रही है बैंक निफ्टी की 42,800, 43,800, लेकिन मुझे चूंकि लंबा स्टॉप लॉस रखना नहीं इसलिए 43,000 रखा है। बट अदरवाइज ये 1000 पॉइंट की रेंज बन रही है। 43,800 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये लगाकर आपको शॉर्ट करना है। 43,525 और 475 दो छोटे टारगेट है। 43,375, 325 दो मीडियम टारगेट है।
43,275, 200 और 43,125 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली क्लियर कर। गॉट इट सर। चलिए, बैन लिस्ट में भी बाय द वे बदलाव हो गए हैं। एंट्री के मौका ढूंढ ही रहा था पीएनबी और फाइनली बैन में आ गया है पीएनबी। तो पीएनबी की वायदा कारोबार के बैन में एंट्री हो गई है, बट उसके सामने जीएनएफसी, जिसकी कल बात भी चल रही थी बैन से बाहर आ सकता है, ये बैन से बाहर आ गया है। कैनरा, बीएचईएल और मन्नापुरम ये अभी भी बैन में बरकरार है। फ्रेश एंट्री पीएनबी और एग्जिट है जीएनएफसी। डेटा भी थोड़ा समझाएं सर। हाँ, डेटा तो मैं भूल गया, डेटा भी तो बताना है। न्यूट्रल रखा है एफएनओ डेटा, एफआईएस के डेटा में 837 करोड़ की कैश में खरीदारी है। ठीक है। 750 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी तो चल ही रही है। 670 करोड़ के थोड़े से इंडेक्स बेचे हैं वीकली एक्सपायरी के दिन, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। लोकल फंड की भी छोटी सी बिकवाली है 200 करोड़ की, ठीक है। वायदा कारोबार के डेटा में कोई खास है नहीं दीप। वीकली सीरीज की शुरुआत में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 18,300, और मजेदार देखिए 18,300 के पुट और कॉल दोनों पर लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। दोनों पर 43-44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। दोनों में कल 29 लाख शेयर जुड़े हैं। मतलब एकदम मेक और ब्रेक वाला लड़ाई है ना, 18,300 पे करनी। तो आज तो सुबह सुबह मंदी वाले थोड़े भारी पड़ेंगे जी, क्योंकि 18,300 के नीचे खुलेंगे। बाकी बैंक निफ्टी के डेटा एज आई ऑलवेज से ऑन फ्राइडे नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है, बट लीडरशिप है अभी भी बैंक निफ्टी की, वहां पर रखे नजर। और ऑफ कोर्स ट्रेंड तो बरकरार है इस समय बाजार का। आइए फिर स्टॉक्स, ढेरों स्टॉक्स हैं आज भी एक्शन में, जानते हैं इनके बारे में। पहले बिगुल एनर्जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। आज नतीजों से स्टॉक ऑफ द डे नहीं चुना सर। हाँ, आज थोड़ा अलग चुना है दीप। सोना BLW जी, ये है स्टॉक जहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। और आज इसको खरीदने की वजह है कि MSCI इंडेक्स में जो बदलाव हुए हैं उसमें इनका वेटेज 0.29% आया है। ये अनएक्सपेक्टेड था, इसका अंदाजा नहीं था कि ये वेटेज बढ़ने वाला है। सो इसके वेटेज बढ़ने से होगा ये कि लगभग आपके 1400 करोड़ रुपए के आसपास की डिलीवरी बेस्ड खरीदारी इसमें आएगी, जो कि साइजेबल है। और दूसरा ये कि रिजल्ट के बाद स्टॉक थोड़ा पिट भी गया था, तो थोड़ा लेवल्स भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा कमाल दिखा सकता है। तो आज आपको 540 रुपए के स्टॉक लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। बड़े टारगेट्स हैं आज इसके लिए 565, 575 और पोजिशनली 590 तक के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। तो आज स्टॉक ऑफ द डे में टारगेट्स भी बढ़े, कैश मार्केट का स्टॉक है, थोड़ा अलग हटकर भी है। सोना BLW सरप्राइज अनाउंसमेंट है, मेरे लिए भी सरप्राइज है। ठीक है सर। बाकी नतीजों पर कुछ भी? और आपने जैसा कहा कि नतीजों वाला कोई स्टॉक क्यों नहीं, तो उसकी रीज़न भी है कि नतीजे वाले स्टॉक्स में कोई एक बहुत डिसाइसिव मूव आए वैसा मुझे लग नहीं रहा। पहले मैं आइशर मोटर्स से शुरुआत करता हूँ। नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शानदार है। 18% की वॉल्यूम ग्रोथ के साथ कमाल के नंबर आइशर मोटर्स ने दिए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% बहुत मजबूत बढ़कर आया है। कॉस्ट जो इनकी थोड़ी सी कम हुई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है, उसका फ़ायदा साफ दिख रहा है। लेकिन जो मज़े की बात है दीप आइशर मोटर्स में, वो है कि अगले साल के लिए जो आउटलुक दिया है 3 चीज़ों का, डिमांड बोल रहे बहुत मजबूत रहेगी। प्रीमियम सेगमेंट तो कमाल कर रहा है, पहली चीज़ डिमांड बहुत मजबूत। दूसरा आउटलुक प्राइसिंग का, इनको लगता है अभी भी दाम बढ़ा सकते हैं, अभी भी। हाँ, और जबकि खुद कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कम होने से हमारे मार्जिन बढ़कर आए, ठीक है। और तीसरी चीज मार्जिन भी बढ़ने की स्कोप है। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए इससे, और मतलब क्या करेगा, मतलब वैसा है। सो आई थिंक आइशर मोटर्स कमाल करना चाहिए। ये कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है पिछले, सस्ता तो ये कभी नहीं होता, सस्ता कभी होगा ही नहीं, होगा भी नहीं है ना, होगा ही नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि किसी स्टॉक को चाहने वाले, पसंद करने वाले बहुत होते हैं, किसी स्टॉक के दीवाने होते लोग, है ना। मतलब ये तो मैं कभी बेचूंगा नहीं। हाँ, ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों के दीवानों वाले। आप देखिएगा इनके लेवल्स वगैरह जो भी टारगेट्स आएंगे एफआईएस ब्रोकरेज सबके मार्केट प्राइस के आसपास के होंगे, नीचे के होंगे, फिर भी स्टॉक नीचे नहीं आता, कभी नीचे नहीं आता। आप टीवीएस देखो ना, कब नीचे आया मुझे बताओ। टीवीएस में कितने ब्रोकरेज होंगे जिनके टारगेट ऊपर मिलेंगे? करेक्ट, हार्डली एक आध कोई हो जाए, कभी नीचे आता है? कभी नहीं आता। तो ये आएंगे नहीं नीचे। और दूसरा एक और चीज़, 2 व्हीलर पर हम लगातार बुलिश हैं सारे। आपको जो बजाज ऑटो, उसके बाद हीरो मोटो को हमने कहा, टीवीएस देख लीजिए, आइशर देख लीजिए, ये नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन ये कि ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट वाला व्यू रखें, तो ये आपके लिए आइशर मोटर्स ठीक है। दूसरी सीमेंस, ये मेरी फेवरेट स्पेस है कैपिटल गुड्स की। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड जो बिजनेस है, दमदार परफॉर्मेंस है सीमेंस की। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही मजबूत है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही मजबूत है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर नतीजे हर एक पैरामीटर पर सीमेंस में
29% रेवेन्यू ग्रोथ आप देखिए, क्या बात है। मार्जिन 12.5% अच्छे कहे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है दीप की ऑर्डर फ्लो बहुत मजबूत आया, 8% करीबन आपका साल दर साल ऑर्डर बढ़कर आना बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें सेम आयशर की तरह जो मुझे इस नंबर से ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है वो है फ्यूचर की विजिबिलिटी। आगे को लेकर जो ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग आ रही है और जो गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। खाली इसमें एक ही समस्या है जी सर, स्टॉक बहुत भागा हुआ है, बहुत भागा हुआ है, बहुत correct। भागा हुआ है। ये ऑलरेडी मतलब 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के आसपास, हाँ वहीं पर है। 3812 का 52 वीक हाई है और 3797 पर बंद हुआ है, तो मतलब एग्जैक्टली 52 वीक हाई पर बंद हुआ है। तो इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। 5 दिनों में 6% बढ़ा है, कल भी 2% बढ़ा, तो ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। लेकिन स्टॉक प्राइस अलग है अपनी जगह Yes। और नंबर्स अलग है। नंबर्स में कोई शिकायत नहीं, स्टॉक प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए गैप से खुलने पर खरीदने का मौका बनेगा नहीं। दीपक नाइट्राइट बहुत ही खराब नंबर है दीप, सिर्फ एक इन्होंने थोड़ा बहुत मतलब मार्जिन्स मेंटेन रखा है, जो 16.5% के सामने 17.5%, तो वो मार्जिन्स जरूर उन्होंने बेहतर किया है। लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दीपक नाइट्राइट के लिए नंबर्स में आप कहेंगे कि अच्छा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ग्लोबल स्लोडाउन के संकेत साफ दीपक नाइट्राइट के नतीजे में दिख रहे हैं। और वो दिख भी रहा है कि इसका असर वॉल्यूम ग्रोथ पर और मुनाफे पर वित्त वर्ष 2024 में भी पड़ेगा। यानी कि इस साल भी कोई रिलीफ मिलने के संकेत है नहीं। अगले साल का आउटलुक कमजोर ही है। सो आई थिंक दिक्कत की बात है ही। वैसे स्टॉक एक साल में सेम रहा है, कुछ फ्लैट, कोई प्रदर्शन कुछ खास बदला नहीं। 3 महीने में 8% जरूर बढ़ा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दीपक नाइट्राइट में आ जाए। लेकिन इन नंबर्स के दम पर अगर मैं फंड मैनेजर तो मेरा कोई खरीदने का मन नहीं है। अब तो नहीं बनेगा, मेरा मन नहीं, मैं आराम से देखूंगा जब चीजें ठीक होने लगेगी तब देखेंगे अभी कौन सा आज का आज लेना है। करेक्ट सर, ये ठीक है। नंबर ओके, कैश मार्केट में कुछ नंबर्स अच्छे हैं, बीएससी के नंबर्स ठीक आए, जेंसार टेक्नोलॉजी वगैरह, साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक नंबर्स कैश के थोड़े ठीक ठाक हैं वैसे नंबर्स। चलिए, तो ये है आपके आज के सारे नतीजे और स्टॉक्स जहां पर अंजी का फोकस है। स्टॉक ऑफ द डे नजर रखिएगा आप सोना BLW पर। आइए इन नंबर्स और बाकी खबरों के बारे में थोड़ी और डिटेल्स लें। नुपुर, अरमान और आशीष है हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और अर्निंग्स कौन से लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स में आज सिप्ला, टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। एफएनओ की बात करें तो मनप्पुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब इंडिया, कोलगेट, HPCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वेदांता, DLF और IGL के आज नतीजे आते दिखेंगे, तो ये स्टॉक्स फोकस में। टाटा मोटर्स स्पेशली और भी फोकस में आता है क्योंकि कंपनी नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर भी विचार करेगी। PVR, आज कंपनी का नाम इफेक्टिवली चेंज हो जाएगा PVR आइनॉक्स मर्जर के बाद, तो यहाँ पर भी आपको रखनी नजर। टीम लीज जो बायबैक जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू होने वाली है। टेंडर ऑफर के जरिए करीबन 3.5 लाख शेयर्स दिए जाएंगे 3050 के भाव पे। 25 मई तक बायबैक जो है वो ओपन रहने वाला है। अदानी एंटरप्राइजेस सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो आज है, तो ये इवेंट पे भी नजर रहने वाली है। और मैक्रो के से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन CPI डेटा अप्रैल के महीने का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मार्च के महीने का आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी। रिजल्ट्स में इंटेलेक्ट डिज़ाइन जहाँ पे आपको मिले जुले नतीजे दिखेंगे। कंपनी की आय 20% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। 23 से घटकर इस बार 22% के आसपास आते दिखे। कैश में BSE काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है कंपनी की आय 13% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 50% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी। मार्जिन्स में शार्प एक्सपेंशन है, 37% से बढ़ के 49% के आसपास आते दिखे और मुनाफा भी 22% से इस बार आते दिखा और 22 रुपए का डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। 43% बढ़कर इस बार कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आती हुई दिखी है। प्रोविजंस में डाउनफॉल है। प्रॉफिट देखें तो 23% से बढ़कर आया है। ग्रॉस NPA, नेट NPA में भी आपको सुधार नजर आएगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी आपको 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड रिजल्ट्स आए साउथ इंडियन बैंक के और बाकी भी नंबर्स कुछ अच्छे ही दिख रहे हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताया कुछ नंबर्स और खबरें आपके पास भी हैं, क्या है? जी, कई सारे नतीजे हैं जिसमें सबसे पहले ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज की बात करें, आय लगभग 19% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो मार्जिन जोन अगर आप देखें जो कंपनी को अगर आप पहले जो EBITDA घाटा था वो कंपनी को EBITDA जो है मुनाफा होता हुआ दिखा है। एवरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 19% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे लगभग फ्लैट ही रहे हैं और मुनाफे की बात करें, मुनाफा भी लगभग आप देखें 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें, नतीजे जो है
बढ़िया दिख रहे हैं। आय अगर आप देखें, ओवरऑल अगर आप देखें, आय में तो लगभग 7% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स हालांकि थोड़े गिर कर आए हैं, तो नतीजा आपको थोड़े मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। मार्जिन्स 21.5% से गिरकर 20.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। BLS इंटरनेशनल आय लगभग 77% बढ़ी है। मार्जिन्स 14% से बढ़कर 15% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 35 करोड़ से बढ़कर लगभग 70 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है, जो अगर आप देखें इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल लॉस भी है, तो उसके बावजूद भी इतने बढ़िया नतीजे आपको दिख रहे हैं। मैंगलोर केमिकल्स आय लगभग 62% बढ़ी है। मार्जिन्स 3.4% से बढ़कर 11% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो आपको बढ़िया उछाल आता हुआ दिख रहा है। जेंसा टेक आय लगभग फ्लैट ही रही है, 1% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन 7% से बढ़कर 11.6% के आसपास आए हैं, और मुनाफे में भी लगभग 56% के आसपास की देखूंगा आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। बिजनेस अपडेट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां पे अप्रैल मंथ का अपडेट में अगर आप प्रोडक्शंस लगभग 19% बढ़े हैं, बिक्री लगभग 41%, और एक्सपोर्ट की बात करें वहाँ पर अगर आप देखें गिरावट आती हुई दिखी है 33% के आसपास की। GMR एयरपोर्ट्स, यहाँ पर भी जो मंथली ट्रैफिक का डेटा आया वो बढ़े आता हुआ दिखा है। अप्रैल में पैसेंजर ट्रैफिक 33% के आसपास वाई आपको बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें जो MSCI चेंजेस जो होने वाले हैं इफेक्टिव अगर आप देखें 31 मई से, जिसमें इंक्लूजन्स होगा मैक्स हेल्थ केयर, HL, सोना BLW का, एक्सक्लूजन्स होगा अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल, इंडस टावर, और कई सारे जहां पर वेट इंक्रीज होने वाला है, जिसमें आप कोटक बैंक ले लीजिए, मारुति ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, और कई सारे स्टॉक है जहां पर आपको वेटेज जो है डाउन भी होने वाला है, जिसमें RIL, इन्फोसिस, TCS, HUL आदि जैसे स्टॉक्स हैं। ओके तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है, एंड ऑफ कोर्स MSCI के बदलाव भी हुए हैं। नुपुर, और भी कुछ खबरें आपके पास? बिल्कुल, मैनकाइंड फार्मा के साथ शुरुआत करते हैं। जी बिजनेस की खबर पे क्लैरिफिकेशन आते दिखा है। कंपनी ने कहा है कि जो इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है उस पर कंपनी का कहना है कि ये छापेमारी हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आयकर के अधिकारियों के साथ कंपनी पूरा सहयोग दे रही है, कामकाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल कंपनी सिर्फ यही जानकारी दे सकती है। जोमेटो भी आज फोकस में, क्योंकि ONDC के जो CEO साहब है उनकी तरफ से बयान आते दिखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी भी बिजनेस को बाहर करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ कारोबार में मोनोपोली को खत्म करना है। साथ ही साथ MSME और छोटे कारोबारी को भी ई-कॉमर्स से जोड़ने का है। तो आज जोमेटो भी फोकस में रहने वाला है। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर भी आज फोकस में, क्योंकि LME कॉपर 5 महीने के निचले स्तर पर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेड, जिंक, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम की बात करें तो 1.5 से 3% तक लुढ़क चुके हैं, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेंगे। इंडियन ह्यूमर पाइप कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पे 16 मई को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इक्विटी शेयर जारी करने पर कंपनी फंड जुटाने वाली है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। फंड एक्शन में है पेटीएम, जहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में 2% हिस्सेदारी बेची है। 10 फरवरी से 8 मई के बीच ओपन मार्केट के जरिए इस हिस्सेदारी को बेचा गया है, और अभी देखेंगे तो सॉफ्ट बैंक की कंपनी में करीबन 11.25% की हिस्सेदारी है। और लास्ट में है जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल, जहाँ पे कंपनी ने IPO के लिए अपनी अर्जी दी है सेबी के पास, और नए शेयरों के जरिए कंपनी 615 करोड़ रुपए जुटा सकती है, तो एक नया IPO तैयार है। ओके तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। आइए ब्रोकरेज पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करी शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। कल देखिए एशियन पेंट्स के नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी दमदार थे, लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कोई अग्रेसिव टारगेट इंक्रीज या फिर रेटिंग में बदलाव देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट इतनी सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड किया हो, लेकिन टारगेट प्राइस में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट किए हैं। जैसे कि आप देखिए गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य 2800 से बढ़ाकर 3100 कर दिया। स्टॉक ऑलरेडी 3100 पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो CLSA ने भी 200 रुपये से करीब जो है लक्ष्य बढ़ाया, लेकिन बिकवाली की रेटिंग इनकी, JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 2800 से बढ़ाकर 3100 कर दिया है। सबसे ज़्यादा बुलिश अगर कोई नजर आ रहा है एशियन पेंट्स पर तो मैक्वारी है, जो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। बाकी कमेंट्री में तो सबकी यही लिखा गया है कि आगे जाकर ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैनेजमेंट ने FY24 के लिए अपनी ग्रोथ फोरकास्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया, तो इसको लेकर थोड़े से ब्रोकरेज हाउस जरूर थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। गोल्डमैन सैक्स देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, और लक्ष्य 3660 से बढ़ाकर 3990 रुपये कर दिया है। CLSA खरीदारी किराए दे रहे हैं, काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। ये 4034 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 4266 कर दिया है, और सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं सिटी, जिन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 4800 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3405 रुपये की क्लोजिंग है।
और सबका मानना है कि एबिटा अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, लेकिन वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली आप देखिए बजाज ऑटो के करीब 16 टाइम्स पर चल रहे हैं, आयशर है 25 टाइम पर, तो यहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। इसके अलावा सीमेंस यहाँ पर देखें तो नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और इतनी तेज़ी के बाद भी टारगेट प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ ही किया है, 3690 से बढ़ाकर 4100 कर दिया है, 3797 की क्लोजिंग है। यूबीएस अगर आप देखें तो इनसे ज़्यादा बुलिश हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं 4500 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 3008 रुपये का लक्ष्य दिया है। बाकी यूबीएस का मानना है कि जो कंसेंसस है इसे बीट किया है, एस्टिमेट्स के ज़्यादा नतीजे यहाँ पर देखने को मिले और स्ट्रॉन्ग बेस के जो ऑर्डर्स हैं इसका फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद नतीजों के बाद इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो करीब 5 से लेकर 6% की बढ़ोतरी की है। तो सीमेंस अच्छे नतीजों के बाद अच्छी रिपोर्ट्स। बिल्कुल, और सीमेंस अनिल जी पे कह भी रहते हैं स्टॉक ऑफ द डे में रिजल्ट एनालिसिस में कि यहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, डॉक्टर लाल कुछ खास नहीं है रिपोर्ट्स में। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 1864 से घटाकर 1835 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 2000 से घटाकर 1950 रुपये कर दिया है। यूबीएस ने भी अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2500 रुपये के लक्ष्य के लिए सबसे ज़्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं। और फिलहाल के लिए अंत में देखिए एबी कैपिटल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 164 की क्लोजिंग, 163 का टारगेट। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली लंबे समय से जो है बेरिश है, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 1927 की क्लोजिंग है, 1714 का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हफ्ते के आखिरी दिन तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल पिक ऑफ द डे के साथ। और आज हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं स्मार्ट कैजुअल्स में, और कुणाल जी और राकेश जी बिल्कुल आइडेंटिकल पहनते हुए ऐसे नजर आ रहे हैं। ओरिजिनल किसकी शर्ट थी और जेरोक्स किसने करवाई है ये मैं जानना चाहता हूँ। समाओ बंसल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल आपकी है और जेरोक्स कुणाल जी ने कराई, क्योंकि लॉजिक ये है कि कुणाल जी की थोड़ी लाइट है। जाहिर सी बात है, जेरोक्स तो वैसी की वैसी तो निकलती नहीं है, थोड़ी तो लाइट हो ही जाती है। कुणाल जी, बंसल जी, आप सहमत है इससे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं तो सहमत हूँ, बट कुणाल जी सहमत नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली अनिल जी कहीं हम गए हुए थे, हाँ। तो मैंने वहां पे बोला कुणाल जी मेरे छोटे भाई हैं, तो कुणाल जी ने ऐसा टेढ़ा मुंह टेढ़ी आंखें करके यूं मुझे टेढ़ा करके देख रहे थे, आप बड़े हो गए। तो अनिल जी छोटा मैंने बोलना छोड़ दिया उनको, ऑनरी अनिल जी यंग अपने आप को बोलते हैं। हाँ। यहाँ तो अनिल जी जीरोक्स बोल दिया, कहीं और जीरोक्स बोल दिया, तो मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, वायलेंट हो जाते हैं आजकल कुणाल जी। देखो, वैसे आप कुणाल जी को बड़ा बोलोगे तो बोलेगा अच्छा बुजुर्ग बना दिया। देखो, कुणाल जी को नाराज आपसे होना तो कहीं से भी हो जाएंगे। जी कुणाल जी, सुप्रभात, बधाई सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात, अनिल जी बड़े भाई साहब को भी सुप्रभात। अनिल जी देखिए, ये जो आपने शर्ट का नया चेंज किया अनिल जी, आज हम लोग टी शर्ट की जगह शर्ट में नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खुश हमारे बंसल जी। अनिल जी पूछिए क्यों? अनिल जी देखिए, अभी तक क्या था कि जब इनको कोई टी शर्ट पसंद आती थी और परिवार में मना करते थे कि भाई इतने कपड़े मत लो, तो बंसल जी का हमेशा तर्क ये होता था कि मुझे फ्राइडे को टी शर्ट पहननी पड़ती है, तो इसलिए ले रहे हैं। हाँ। और अब अनिल जी आपने शर्ट शुरू कर दिए हैं, तो अब जो है शर्ट्स भी अनिल जी उसी लॉजिक थे, वही बहाना बना करके अनिल जी शर्ट्स बाई किया करें। वाह, चलिए बढ़िया, तो बदल बदल के आप शॉपिंग करते रहें, बढ़ाइए, बहुत बढ़िया। बताएं सर, आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है मैक्स फाइनेंशियल। अब आज बाजार नीचे खुलने की पूरी संभावना है, तो नीचे मिले तो ही खरीदें। और यहाँ पर 657 का स्टॉप लॉस रखना है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की राय है, पोजिशनल बेसिस पर होल्ड करें, तो मुझे लगता है स्टॉक 725 के लेवल्स को दोबारा रिक्लेम करेगा। तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है, 657 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 690 रुपए का, 690 का, इवेंचुअल टारगेट 720 का। खरीदारी की राय है मैक्स फाइनेंशियल। मैक्स फाइनेंशियल ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आई है। सुप्रभात बंसल जी, आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो आपको अनिल जी मुबारकबाद है, जी बिजनेस की, आपकी और अनिल जी हम सबकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है। और इसका रीसेंट एग्जांपल अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक जो मैंने मंडे को दिया था, इंडियन होटल 378 का टारगेट था,
2 दिन पहले अनिल जी 377.95 का अनिल जी हाई लगा के नीचे गिरा है अनिल जी। मतलब कि 5 पैसे इतना लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि मेरा अनिल जी टारगेट मिस कराया 5 पैसे से, और मैं आपसे ऑन एयर ग्रेस मार्क मांगू अनिल जी, तो ग्रेस की तो बात ही नहीं है अनिल जी। हम तो अपने आप को टॉपर मानते हैं, तो पहले तो पिक ऑफ द डे से पहले अनिल जी प्लीज पीसीआर को बोले कि इंडियन होटल में टारगेट अचीव की स्टैंप लगा दें। ओके बिल्कुल, टारगेट अचीव की इंडियन होटल का रिकमेंडेशन भी आ रहा है, स्टैम्प भी आ रहा है। हाँ, और जल्दी से लगाओ भाई, उसके बगैर बंसल जी आगे बढ़ेंगे। लग गया बंसल जी, बधाइयाँ। बताएं सर, अब आज का भी बता दीजिए प्लीज। और दूसरा अनिल जी एक कंप्लेंट भी है, उसके बाद बता रहा हूँ अनिल जी। सुबह सुबह आपने बोला कि मेरे को पसंद है सीमेंस, हाँ। सीमेंस के बारे में बोला, और अनिल जी सुबह सुबह आपने जर्मनी याद करा दिया, और उसके बाद अनिल जी सदानी साहब को स्क्रीन पे देख लिया अनिल जी। तो दिस इज नॉट गुड अनिल जी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, वी शेयर म्यूचुअल फीलिंग्स। सभी सेम सबके एक ही जैसा हाल है बंसल जी। आप खाली जज्बात प्रकट कर देते हो कि दुखी हो, दुखी सारे बराबर ही है एक्सेप्ट सदानी जी। जी सर बताइए। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो मेरा पिक ऑफ द मंथ था, बर्जर पेंट। काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, काफी समय बाद मच अवेटेड नेकलाइन 630 की नेकलाइन को तोड़ा है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। और कल जिस तरीके से एशियन पेंट भागा था, उसके बाद आपने बर्जर पेंट वगैरह पर फंडामेंटल भी अनिल जी कवरेज करा था। टेक्नो फंडा पिक मान लिया अनिल जी, हाइब्रिड पिक है ये। 617 का स्टॉप लॉस, 665 का टारगेट। बर्जर पेंट पर है खरीदारी की राय। बर्जर पेंट्स खरीदने, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। सुप्रभात पालिया साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी पिडिलाइट इंडस्ट्री। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और स्टॉक में कल के सेशन में भी अगर हम देखें तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। स्टॉक डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था, उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है पिडिलाइट इंडस्ट्री फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं करीब 2610 से लेके 2620 तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2550 के आसपास। पिडिलाइट इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है। 2550 के स्टॉप लॉस से पिडिलाइट खरीदना, 2610 2620 के टारगेट के लिए राय पालिया साहब की। आइए सिद्धार्थ जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, किसी ने मेरी बात सुन ली और मैं बहुत बोलता था, वो बात मेरी सुनी गई है, और वो है MSCI ने मेरी बात सुन ली। अच्छा, बताओ क्या। अनिल जी, अभी कुछ दिन पहले शो में मैं कह रहा था कि सोना ले लो, सोना ले लो। मैं तो गोल्ड की बात नहीं कर रहा था, मैं सोना BLW की बात कर रहा था। Yes. तो MSCI ने बात सुन ली। बिल्कुल सही बात है, सोना BLW अनएक्सपेक्टेड इंक्लूजन आ गया, और आज हमने भी इसलिए सिद्धार्थ जी पिक ऑफ द डे में, स्टॉक ऑफ द डे में मैंने भी शामिल किया था। बधाई आपको। तो आज तो आपके सोना ही सोना है। बिल्कुल अनिल जी, अब तो 4 चांद लग गए, आपने रिकमेंड कर दिया तो। चलिए बढ़िया। आज फिर क्या सोना BLW है या कोई और? अनिल जी, आज का जो पिकअप द डे रहेगा वो सीमेंट स्पेस से रहेगा। Okay. और वो है रैमको सीमेंट। आपको टारगेट रखना है करीबन 800 रुपए का। पोजिशनल टारगेट रहेगा 838 का रैमको सीमेंट पे। साउथ इंडियन बेस्ड 21 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 70% यूटिलाइजेशन कैपेसिटी पे चल रही है, और केपेक्स की योजना 900 करोड़ की। मैं मानता हूं कि वॉल्यूम्स भी जोरदार आ सकते हैं। तो रैमको सीमेंट से आज मेरा पिक ऑफ द डे। और अभी जो बंसल जी कुछ याद करा रहे थे मुझे सीमेंस के बारे में, तो अनिल जी एक 10 सेकंड लेना चाहूंगा। जी सर, बताएं। अनिल जी, वो एक गाना है कि हम होंगे कामयाब। हाँ। तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो वैसे ही मेरी कहने की बात है कि हम भी जरूर एक दिन जर्मनी जाएंगे, और हम जरूर होंगे कामयाब एक दिन। बहुत ही बढ़िया बंसल जी, थोड़ा तो सब्र रखिए। आप इतना मतलब क्या बार बार बोलते हैं। सिद्धार्थ जी बोल तो रहे ना हम होंगे कामयाब। खाली सिद्धार्थ जी, आपका गाना भी परफेक्ट है, आपकी एडवाइस भी परफेक्ट है। सिर्फ मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको है, इस गाने में जो आपने कहा ना एक दिन, इसको एक जन्म कर दीजिए बस। हम होंगे कामयाब एक जन्म। अब किसी न किसी जन्म में जर्मनी जरूर जाएगा, बाकी सब ठीक है। नाउ वी स्टैंड करेक्टेड। अब हम रिलैक्स। चलिए जी। ओके, हिमांशु जी की भी, हाँ हिमांशु जी भी आ चुके हैं। हिमांशु जी सुप्रभात। मुझे हिमांशु जी और
हमारे पालिया साहब में कंफ्यूजन हो गया, दोनों वो भी जेरोक्स टाइप ही दिख रहे हैं एकदम बिल्कुल मिलते जुलते हल्के फुल्के, तो मुझे लगा कि हो तो गया। चलिए, मैं शर्ट से पहचान रहा था, चेहरा नहीं देखा। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। हाँ जी, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, पहले तो आपका आज आप स्टॉक ऑफ द डे आपका जो सोना BLW प्रिसीजन काफी शानदार चार्ट सेटअप है। कुछ दिनों पहले SPL मिड कैप में उसको कवर भी किया हुआ है। तो 650 660 के जो मेरे टारगेट्स हैं पोजीशनल, मुझे लगता है वो जल्दी आते हुए नजर आएंगे। आपने भी आज खरीदारी की सलाह दी है, तो बिल्कुल फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है और बिल्कुल बने रहें। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। अब अनिल जी, आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो आपको सुनकर शायद थोड़ा सा अचंबा हो, सेल साइड का स्टॉक है और सेल करना है जिसको हमने लगातार बार बार खरीदारी कराई है, ITC। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है और विद इन द सेक्टर एक रोटेशन देखने को मिल सकती है। 422 423 रुपए के आसपास फ्यूचर्स में क्लोजिंग कल के सेशन में देखने को मिली है। यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। 428 के स्टॉप लॉस के साथ 415 412 रुपए तक के टारगेट्स ITC के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए ITC, जहां पर आपको बिकवाली की राय आ रही है। चलिए, स्टॉक अब थोड़ी मुनाफा वसूल के जोन में आ रहा है। आज हिमांशु जी की तरफ से ITC पर सेल कॉल भी है आपके लिए। आइए, कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको आज ऑफ कोर्स बड़ा रिएक्शन आ सकता है खबरों का और नतीजों का भी। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, यहाँ पर नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना जरा चार्ट्स देखिए, मार्जिन्स और मुनाफे दोनों में हमने गिरावट आते हुए देखी है। देखिए दीपांशु, स्टॉक में भी काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा था बाजार को और लगातार सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के करीब कल ये स्टॉक क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि अब इन नतीजों के बाद आपको वापस से स्टॉक ड्रिफ्ट करता हुआ नजर आए। तो कोई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं है। जिनके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 450 का रखें। 450 के नीचे स्टॉक सरकता है तो एक बार के लिए एग्जिट करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन, जहां पर आपको रखनी है नज़र। ये स्टॉक आपको एक्शन में नतीजों के बाद आज आते हुए दिखेगा। BSE, यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन होगा। बंसी जी, एक बार BSE का चार्ट देख लें। अच्छे नतीजे आए हैं BSE की तरफ से। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? 540 का लेवल। दीपांशु, चार्ट्स भी अच्छे हैं, नीचे से क्लियर रिवर्सल भी है और मेरे मित्र कुणाल जी ने ऐसे निचले लेवल पर एक दिन, मुझे ध्यान है, पिक ऑफ द डे या पिक ऑफ द वीक कवर करा था 457 460 के अराउंड। तो देखिए कुणाल जी, आपका मैं काम कर दिया है, सबको रिमाइंड करा दिया। जिनके पास है दीपांशु, बने रहने की राय है और करेक्शन में थोड़ा सा नीचे मिल जाए 525 530 के अराउंड, तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए BSE, जहां पर रखनी है नजर। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने वाले हैं, उन पर भी है फोकस।